इस मूवी की शुरुआत में हम रोबोट्स की आर्मी को देखते हैं जिन्होंने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। यह रोबोट सिर्फ साफ सफाई और ऐसे कामों के लिए बनाए गए थे जिन्हें इंसान नहीं करना चाहते, लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचना सीख लिया और फैसला किया कि अब इंसान उनके भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। दोनों के बीच लगातार 2 सालों तक लड़ाई चलती रही जिसमें हजारों जानी गई। वह बेचारे थक जाते थे पर रोबोट्स नहीं, इसलिए इस लड़ाई में उन्हीं की जीत हो रही थी। लेकिन तभी एक जीनियस साइंटिस्ट थन स्केट ने कुछ ऐसा बना डाला जिसने पूरा गेम ही पलट दिया किया। उसने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसमें इंसान रोबोट्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते थे। फिर क्या था, इंसानों ने अपनी खुद की ह्यूमन बट आर्मी खड़ी कर दी। अब सोल्जर्स को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी, वे घर बैठे ही उनसे लड़ सकते थे। इसके बाद रोबोट्स की हार शुरू हो गई। उनके लीडर को भी जल्दी समझ आ गया कि अब इस जंग को जीतना नामुमकिन है। आखिरकार उसने इंसानों के साथ समझौता कर लिया। तय हुआ कि सारे रोबोट इंसानी बस्तियों से कोस दूर रेगिस्तान में रहेंगे। 6000 से भी ज्यादा रोबोट्स को पंजर रेगिस्तान में एक हाई सिक्योरिटी एल में कर दिया गया, जहां से निकलना नामुमकिन था। इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अगर कोई रोबोट्स को छुपाकर रखता पकड़ा गया तो उसे देशद्रोही माना जाता। लड़ाई खत्म होने के बाद थन के न्यूरोकास्टर्स भी किसी काम के नहीं थे। कंपनी की सेल्स गिरने लगी, जिसके बाद उसने उन्हें फिर से मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन इस बार न्यूरोकास्टर को लड़ाई के लिए नहीं बल्कि घरेलू कामों के लिए डिजाइन किया गया था। इस नए प्रोडक्ट से इंसान एक ही समय पर 2 काम कर सकते थे। उनकी बॉडी तो रोबोट के अंदर रहती, लेकिन उनका दिमाग छुट्टी पर। इंसान अब काम और आराम दोनों एक साथ कर सकते थे। इसके बाद हम मिशेल को देखते हैं, जिसने 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने भाई और अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर एक जीनियस था। जब उसने कॉलेज में टेस्ट दिया तो उसे पता चला कि वह आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट था। साइंटिस्ट लेवल के टेस्ट तो वो ऐसे पार करता था जैसे नर्सरी के एग्जाम हो। मिशेल को उस पर नाज था, मगर अब उसकी यादें सिर्फ उसे तकलीफ देती थी। थन के न्यूरोकास्टर्स इतने काम के साबित हुए कि स्कूल में बच्चों का उसे पहनना कंपलसरी हो गया। मिश सबसे अलग लड़की, उसे किताबों से प्यार था, न कि ऐसी दुनिया से जहां लोग हर वक्त सिर पर हेलमेट पहनकर रखते हैं। इस बदलती दुनिया में अपने परिवार के बिना वह अकेला महसूस करती थी। उसका फोस्टर डैड भी हर वक्त सोफे पर पड़ा रहता था। एक रात जब मिशेल अपने घर में थी, तभी बाहर से आने वाली आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। मिशेल देखती है कि एक नींबू के सर वाला रोबोट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मिशेल मदद के लिए चिल्लाई, पर टड बहरा हो चुका था। वो रोबोट कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसका स्पीकर खराब हो गया था। उसने अपने का ढक्कन खोला और मिशेल को उसे ठीक करने को कहा। मिशेल ने वायर जोड़ी, जिसके बाद वो रोबोट बोलने लगा। उसने कहा, मैं क्रिस्टोफर हूं, तुम्हारा भाई। उसने फोटो उठाकर खुद की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी वहां टेड आ गया। उसने कहा, तुम मेरे घर में रोबोट ले आई, पता भी है कि पुलिस मेरे साथ क्या करेगी। अगर उन्हें पता चला कि मेरे घर में एक रोबोट है। वो पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन मिशेल ने उसे टीजर गन से बेहोश कर दिया और दोनों भाग गए। क्रिस टूटी फूटी लैंग्वेज में उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं मरा नहीं हूं। मिशेल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई एक रोबोट के अंदर था। उसने पूछा, तुम्हारी बॉडी कहां है? जिसके बाद क्रिस ने उसे मैप लाने को कहा और एक्सक्लूजन जन पर उंगली रखकर इशारा किया कि मैं यहां हूं। एक्सक्लूजन बहुत बड़ी जगह थी, इस तरह तो वह क्रिस को कभी नहीं ढूंढ पाती। पर क्रिस ने उसे बताया कि डॉक्टर जो चश्मा पहनता है वह जानता है कि मैं कहां हूं। चश्मे से मिशेल को एक डॉक्टर याद आया। शायद क्रिस उसी आदमी की बात कर रहा था जिसने एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था। उसे ठीक से याद था कि वो भी चश्मा पहनता था। अंदर जाना इतना आसान नहीं था, पर मिशेल जानते थे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अंदर जाते हैं। उसने एक बॉक्स पर उस आदमी का एड्रेस देखा जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। यही आदमी उन्हें अंदर ले जा सकता है। यह सोचकर दोनों न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। रात तक वो वहां पहुंच गए। अब बस उन्हें उस आदमी का इंतजार था जो लॉकर से पैसे निकालने आएगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया। यह वही आदमी था जिसकी उन्हें तलाश थी। जॉन एक आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसी को धोखा दिया और उल्टा उसी पर बंदूक तान दी। जॉन ने कहा, देख भाई, अगर तू इस लोहे के डब्बे में नहीं होता तो कभी ये गलती नहीं करता। मेरे पैसे दे दे और मैं यहां से चला जाऊंगा। पर जब वो आदमी नहीं माना तो जॉन ने उसे बिजली का झटका दिया और उसके रोबो को खराब कर दिया। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसके पार्ट्स को बेचकर वो नुकसान की भरपाई कर लेता। जॉन का एक रोबोट दोस्त भी था जो उसके इन कामों में मदद करता था। मिशेल और क्रैश दोनों उसकी ट्रक में घुस जाते हैं और एक्सक्लूजन जन के पास बनी एक टनल तक पहुंचते हैं जिसे जॉन ने अपना घर बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम आरटीडीएफ ऑफिसर को देखते हैं जो तट की कंप्लेंट पर मिशेल को ढूंढ रहा। अंदर मिशेल देखती है कि जॉन और उसका रोबोट एक एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। वो आपस में लड़ते थे, हंसी मजाक करते थे और जॉन को देखकर लग रहा था कि उस रोबोट के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। क्रिस ने एक्सक्लूजन के अंदर जाने वाली टनल देखी। वो मिशेल के साथ अंदर जा ही रहा था कि तभी वो गलती से अलार्म से टकरा गए, जिसने जॉन को अलर्ट कर दिया। उसने कहा, हाँ तुम सुनहरे बाल वाली लड़की, तुम छुप मत, मैंने तुम्हें देख लिया है। हरमन ने कहा, ये तो लड़की है, ये यहाँ क्या कर रही है? मिशेल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अंदर जाकर पार्ट चोरी करते हो। डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे बस अंदर जाना है। तुम भूल जाना कि मैं कभी यहाँ आई थी। जॉन ने उसे समझाया कि बच्चे, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ हर चीज तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार बैठी है। अंदर गई तो मारी जाओगी। दोनों बहस कर रहे थे। तभी वहाँ अफसर आ गया
और उसने सरेंडर करने को कहा। उसने कहा, तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, रोबोट्स रखना इल्लीगल है, इन्हें मेरे हवाले कर दो वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तभी सड़ोदय का यूज करके उसे हरा दिया। वो एक्सक्लूजन जन की ओर भागने लगे, पर तभी मार्शल ने अटैक किया और उन्हें पकड़ लिया। वो क्रिस को मारने वाला था, पर मिशेल ने उसे जेसीबी से कुचल दिया। चारों किसी तरह अंदर तो आ गए, पर उनकी टनल टूट गई और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। जॉन गुस्से में मिशेल के ऊपर चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? जरा देखो, इस जगह को अगले 10 साल तक भी चलते रहे तब भी दूसरी टनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा, पर हरमन ने उससे कहा कि रो मत यार, एक ना एक दिन तो हम पकड़े ही जाते। अब जब पकड़े ही गए हैं तो इस लड़की को फॉलो करते हैं। यह अंदर आ सकती है तो उसके पास बाहर निकलने का प्लान तो होगा ही ना। वहां उनका एक दूसरा गैराज भी था जिसमें जॉन चोरी का माल छुपा कर रखता था। उसके पास एक बड़ा मैकेनिकल रोबो भी था, पर दिक्कत यह थी कि उसमें सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी। हरमन उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद उसने सभी को वैन में बैठाया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। जॉन कहता है, सही है, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, कम से कम उन्होंने तुम्हें निराश तो नहीं किया। मिशेल सोचने लगी कि ये आदमी किसी के माँ बाप के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसने कहा, तुम शुरू से ही इतने घटिया थे या बाद में बने? जिसका जॉन ने जवाब दिया, देखो यार, सब तुम्हें दुख देते हैं, मेरा फंडा सिंपल है, पैसे कमाओ और भागो। मिशेल ने पूछा, तुम तो सोल्जर थे ना, तुम्हें तो रॉबर्ट को मारने के लिए ट्रेन किया गया था, तुम दोनों दोस्त कैसे बने? जॉन ने उसे बताया कि लड़ाई के बीच में मुझे बहुत चोट लगी थी, सबने मुझे मारने के लिए घेर लिया, मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी दिन है, पर तभी ये कंस्ट्रक्शन रोबोट ने मुझे उठाया और वहां से दूर ले गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो आरटीडीएफ ने हमें ढूंढ लिया। मैंने उन्हें बताया कि यह बहुत अच्छा रोबोट है, इसे कुछ मत करना, लेकिन उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। हरमन ने उस दिन भी मेरी जान बचाई और तब से हम दोनों भाग ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम थन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा था, पर तभी एक ग्लिच आता है और पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम का डिजिटल वर्जन था। थन ने साइंटिस्ट से पूछा, बार बार ये एरर क्यों आ रहा है? मेरा अगला प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। साइंटिस्ट बताते हैं कि क्रिस्टोफर जा चुका है, मतलब उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा कहीं और है, इसलिए हम सभी चीजों को एक साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं। पता चलता है कि थन के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा सेंटर क्रिस्टोफर का दिमाग था और उसी की वजह से ये काम कर रहे थे। थन ने मार्शल से कांटेक्ट किया और उसे कहा कि अपना न्यूरोकास्टर पहनो। उसे पहनते ही मार्शल एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच गया। थन ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे भी चाहिए, बदले में जो चाहो वो मिलेगा, पर उसकी शर्त थी कि तुम उस रोबोट को मारोगे नहीं। मार्शल काम के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके टनल से बाहर निकलता है। वहीं एक्सक्लूजन जन में वो चारों उस चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। जॉन को वहां एक बस्ती दिखाई देती है, लगता है उस जगह पर स्कैवेंजर्स ने हमला नहीं किया था। वो सोच ही रहा था कि अंदर कैसे घुसा जाए, पर तभी एक बड़ा सा फ्रिज उड़ता हुआ उसकी वैन को जोर से टक्कर मारता है। रोबोट्स की टोली ने उन पर हमला कर दिया था। वे एक से बढ़कर एक भारी भरकम चीजों की बारिश कर देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब उन्हें अंदर लाया गया तो जॉन ने देखा कि वहां ढेर सारे रोबोट्स थे और वो भी अच्छे रोबोट्स जो हमला नहीं करते। मिस्टर पीनट, जो उन रोबोट्स का लीडर था, कहता है कि तुमने समझौते का उल्लंघन किया है। तुम्हारा यहाँ होना इंसानों को एक वजह देगा। मेरी इस छोटी सी दुनिया को उजाड़ने का ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 मील दूर रेगिस्तान में छोड़ सकता हूँ। वहां से तुम कहीं भी जाना, लेकिन यहाँ वापस मत आना। पर वो अपने भाई के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी। मिशेल ने कहा, हम एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, उसने मेरे भाई को किडनैप किया है। वो सोच में पड़ गया कि वो डॉक्टर भला बच्चे क्यों किडनैप करेगा, पर उसने बताया कि हाँ, तुमसे पहले यहाँ एक डॉक्टर था, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। जॉन मिशेल को समझाता है कि वो डॉक्टर अगर यहाँ नहीं है तो वो अब तक मर चुका होगा। यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। मिशेल ने सारी उम्मीदें खो दी थी, पर उसी रात एक रॉबर्ट उसके पास आती है और उसे एक लेटर देते हुए कहा कि डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का यहाँ कोई आए तो ये उसे दे देना। उस लेटर में उसका एड्रेस था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह स्कैप्स के इलाके में था। मिस्टर पीनट उनकी बातें सुन लेता है। वह कहता है कि वह जगह खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं, लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। उसकी जिद के सामने आखिर में उसे हार मारनी पड़ी और उन्होंने फैसला किया कि वह एक साथ उस इलाके में जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्शल उनका पीछा कर रहा था। स्कैप्स के इलाके में पहुंचते ही उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। मिशेल ने कहा, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वह और करीब आ रहे, पर तभी तेज म्यूजिक बजने लगा जिसे बोस डर कर भाग गए। वो सभी धड़ाम से नीचे गिरे जहां डॉक्टर क्लार्क हथियार लिए उनका स्वागत करता है। वो पूछता है, तुम लोग कौन हो? लेकिन तभी क्रिस ने उसका वो लेटर दिखाया और कहा, डॉक्टर, मैं क्रिस हूँ। मिशेल क्लार्क पर बहुत गुस्सा थी। उसने पूछा, तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा है? डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब जॉन ने उसे जोर का घूंसा मारा तो वो फटाफट सब उगलने लगा। उसने कहा, हमारे लोग मर रहे थे, थन ने न्यूरोकास्टर तो बना लिया, लेकिन उससे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए
उन्हें बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्शन सब ना इंसान ने बनाया था और ना अगले 100 सालों तक बना पाता। तब तक तो रोबोट्स इंसानों को धरती से खत्म कर देते, लेकिन तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वह कोमा में चला गया था। जब मैंने उसके ब्रेन को स्कैन किया तो हमें जो मिला वह किसी वरदान से कम नहीं था। उसके ब्रेन में अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर थी। थन ने उसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा, जो लाखों न्यूरोकास्टर्स को ड्रोन रोबोट्स और उन सभी से जोड़ सके जो उसकी कंपनी बनाती थी। उसकी बदौलत हमने लड़ाई जीती, लेकिन इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति समझौता होने के बाद भी थन नहीं रुका। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया। मैंने थन को समझाने की कोशिश की कि अब हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए, लेकिन थन लालची बन गया। इससे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन जाने से पहले मैंने क्रिस और बाहर के नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ा। उसी की बदौलत आज क्रिस तुमसे बात कर पा रहा है, लेकिन उसका शरीर थन की लैब में है। मिशेल ने कहा, मुझे क्रिस के पास ले चलो, लेकिन तभी दरवाजे पर एक मेहमान ने घंटी बजा। मार्शल ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो उन पर हमला कर देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मार्शल कहता है कि तुम रोबोट्स कभी नहीं सुधरने वाले। उसने मिस्टर पीनट को पकड़ा और उसके सिर को तोड़ दिया। डॉक्टर क्लार्क उन्हें बचाने के लिए मार्शल के सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि वो कितना भी बेरहम हो, लेकिन वो इंसानों को नहीं मारता। पर तभी थन ने गोली चलाई और क्लार्क को मार डाला। अपने फायदे के लिए उसका इंसानों को मारना मार्शल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन थन ने कहा, जो कोई भी रूल्स तोड़ेगा उसका यही हाल होगा, फिर चाहे वह इंसान हो या रोबोट्स। उन्होंने क्रिस को पकड़ लिया और जिसने भी उसे बचाने की कोशिश की सब मारे गए। लेकिन तभी मार्शल का जमीर जाग गया। उसने इंसानों को बचाया और मिशेल को कहा, घर जाओ बेटी, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। क्रिस को एक्सक्लूजन जन से बाहर लाया गया। थन उसे वापस पाकर बहुत खुश था। उसने जल्दी से क्रिस के ब्रेन और उसकी बॉडी को आपस में जोड़ दिया, जिससे न्यूरोकास्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो गई। मार्शल ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट में एक इंसान है। तुमने जो किया वह गलत है, तुम हथियार हो। लेकिन धन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं ना होता तो ना जाने कितनी जानी जाती। वो जंग जो तुमने जीती, तुम्हारे सारे मेडल्स वो तुमने नहीं किया, वह मैंने किया। और इस लड़के ने, यह हमारा भविष्य, और मैं इंसानों को शांत देखना चाहता हूँ। अब किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्शल का तजुर्बा कहता था कि इंसान की तकलीफ ही उसे इंसान बनाती है। उसने थन को भी यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर मिशेल और जॉन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसने मिस्टर पीनट और उसके दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन पीनट ने कहा, तुम क्या चाहती हो, हम हमेशा लड़ते रहे। जंग हमारा सपना नहीं था। उन्होंने पहले भी हमें हराया है। इस बार मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। मिशेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ना रोबोट्स बुरे थे ना इंसान। अगर कोई बुरा था तो वह था थन। क्रिस के बिना वह कुछ नहीं है। हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मिस्टर पीनट के अंदर उम्मीद की किरण जागी। इसके बाद वह सभी एक साथ एक्सक्लूजन जन से बाहर निकले और थन के हेडक्वार्टर पर हमला कर दी। उनकी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर मिशाल अंदर घुस गई। थन की आर्मी ने जॉन और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर उन रोबोट्स को ऐसा पीटा कि थन को उन्हें रोकने के लिए और रोबोट्स भेजने पड़े। कुछ रोबोट्स हरमन से चिपक चिपक कर सुसाइड बम की तरफ फट रहे थे, जिससे उसकी आर्मर कोट नुकसान पहुंचा। वो टूट टूट कर छोटा होता गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ थन भी मैदान में उतर गया और एक एक करके सबको मारने लगा। मिशेल ने देखा कि उसके भाई को लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ न्यूरोकास्टर से ही कांटेक्ट किया जा सकता था। मिस्टर पीनट और मार्शल एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। वह कहता है, आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम इंसानियत थी। मार्शल अब और इस फिजूल लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ, इसलिए उसने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया। मिशेल ने जब खुद को क्रिस के ब्रेन से जोड़ा तो वह सीधा उस घर में पहुंची जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसने क्रिस को यहां से चलने को कहा, लेकिन क्रिस ने कहा, तुमने देखा है मेरा शरीर वो इतना कमजोर है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। यह सेंटर मुझे जिंदा रखता है, इसके बिना मैं खत्म हो जाऊंगा। वह कहता है, मैंने वह हर चीज देखी है जो पिछले 2 सालों में हुई। मेरी वजह से मासूम लोग मारे गए, लोगों के परिवार उजड़ गए। वह जानता था कि यह जगह उसे और 100 साल तक जिंदा रख सकती है, लेकिन अगर वह जिंदा रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। मेरा मरना ही सही होगा और यह काम तुम्हें करना होगा। वहीं दूसरी ओर हरमन को बहुत चोट आई थी। वो पूछता है, तू अब तक जिंदा कैसे है? मेरे भाई जॉन कहता है, जिंदा कैसे हूं? मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। कमीने हरमन स्विच ऑफ होने से पहले कहता है, बस यही बात कभी मत भूलना। मिशेल को आवाज आती है, जल्दी करो मिशेल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिसके बाद मिशेल क्रिस को गुड बाय कहती है और अपना न्यूरोकास्टर उतार देती है। उसने दिल पर पत्थर रखकर क्रिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया। उसके जाते ही पूरा न्यूरल नेटवर्क कोलैप्स कर गया। कनेक्शन टूटते ही सारे रोबोट्स खराब हो गए। दुनिया भर के न्यूरोकास्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए
और उन्होंने महसूस किया कि उनके बगैर दुनिया कितनी सुंदर थी। वहीं दूसरी ओर जॉन हरमन के पास बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। जॉन ने कहा, तू मुझे हंसाया करता था, तेरे बिना मैं क्या करूंगा, अकेले मैं फिर से वही कमीने वाली जिंदगी जीऊंगा। तभी हरमन बाहर निकलता है और कहता है, बस कर, कितना रोएगा। जॉन उसे वापस पाकर खुशी के मारे झूम उठा, पर तभी उसे याद आया कि उसने तो कहा था कि वो नहीं बचेगा। हरमन कहता है, अरे ये कब कहा मैंने कहा था इस 8 इंच की मॉडल में आने के लिए मुझे स्विच ऑफ होना होगा। अब तुम ही इमोशनल होकर सब सच उगल रहे थे, तो इसमें मेरी क्या गलती। क्रिस के जाने के बाद दुनिया भर में खलबली मची हुई थी। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, सड़कों पर इतने भयानक ट्रैफिक लगे कि सब कुछ रुक गया। मिस्टर पीनट चाहता तो अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने थन को पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही उसके एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस वायरल हुई, थन को हर चीज के लिए दोषी करार दिया गया। यहां तक कि रोबोट्स के साथ लड़ाई में भी उसी का हाथ था। पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि वह बहादुर लड़की कौन थी जिसने थन का सच सबके सामने लाया। जॉन के कहने पर मिशाइल कैमरे के सामने आई और उसने इस नई दुनिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। आखिर में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसमें क्रिस ने अपने ब्रेन को अपलोड किया था। सबने उसे मरा हुआ समझकर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वह मरा नहीं था। एक डॉग जब पानी पी रहा था, तभी उसके पानी में रोबोट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसका मतलब क्रिस अभी जिंदा है और वह वापस लौटेगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।